जिसमें से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। मोलालिटी एक ऐसी टर्म होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। सर ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में तो ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, नहीं। पार्ट्स पर मिलियन हम यूज करते हैं बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका ऋतिक सर और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के लिक्विड सॉल्यूशंस के लेक्चर में मैं करता हूं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि नीट में अभी केवल 80 दिन बचे हैं और अभी तक मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स दिए हैं वो सारे के सारे बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स दिए हैं और वो सारे के सारे लेक्चर्स लगभग 4 घंटे 5 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे इस ड्यूरेशन के हुआ करते थे। पर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर अब नीट का समय कम रह गया है, हमारे पास टाइम नहीं है इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देखने का, तो प्लीज़ आप लेक्चर्स को थोड़ा छोटा कर दो, कंसाइज कर दो, शॉर्ट कर दो, क्रिस्प कर दो, ताकि हम आराम से रिवीजन कर सकें। तो अब हम इसका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करते हुए इसको आराम से छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको दूंगा ताकि आप इससे रिवीजन कर सको, ठीक है ना, क्विकली आप इससे एक रिवीजन कर सको। बिसाइड्स बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर नीट ब्रीफर सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पर आपको सारे चैप्टर्स वन शॉट में दोबारा से पढ़ाए जाएंगे, तो वहां पर एक बार आपको फिर से इसकी कवरेज मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको एक समरी की तरह करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट्स हैं और जो थियोरी के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां जहां पर एनसीईआरटी आपको फंसा सकती है या जहां जहां पर नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे के सारे इसमें कवर कर ले, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा मेरा आज स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत लगे, तो थोड़ा सा इस पर मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट वेल, बट क्योंकि आपकी स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। दो चीज़ों में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अमोनिया डाली, HCl डाला, मिला दिया, NH4Cl बन गया, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तभी बनता है जब आपस में रिएक्शन ना हो, ठीक है, ये पहली शर्त है। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, वो मीडियम जिसमें सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, वो मीडियम जिसमें सॉल्यूशन बनता है। दूसरा होता है सॉल्यूट, वो चीज जिसका सॉल्यूशन बनता है, वो चीज जिसका सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट दिखता है, सॉल्यूट नहीं दिखता है। सॉल्वेंट दिखता है, सॉल्यूट नहीं दिखता है, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सॉल्वेंट के जो अमाउंट होता है, सॉल्वेंट का जो मोल होते हैं, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो माइनॉरिटी कंपोनेंट होता है, मतलब उसके जो मोल्स होते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, कम होते हैं, कम मात्रा में उसको डाला जाता है, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्यूट जो होगा वो कम अमाउंट में होगा, ठीक है। और सॉल्यूट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दी तो आपको चीनी नहीं दिखाई पड़ेगी, केवल पानी पानी दिखाई पड़ेगा। अब आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, अब आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, और ये दोनों चीनी के सॉल्यूशंस हैं, शुगर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे सॉल्यूशंस हैं? शुगर सॉल्यूशंस हैं। तो ये दोनों शुगर सॉल्यूशंस हैं, तो आप इनको पी के मुझे बता देंगे कि कौन सा वाला कम मीठा है। ये 1 नंबर है, मान लीजिए ये 2 नंबर है। आप एक एक बूंद इनमें से पियेंगे और मुझे बता देंगे सर 1 नंबर वाला कम मीठा है, 2 नंबर वाला ज़्यादा मीठा है, इसमें ज़्यादा चीनी है, इसमें कम चीनी है ना। लेकिन मान लीजिए ये दोनों सॉल्यूशन H2SO4 के हैं, तो आप मुझे चख के नहीं बता सकते कि कौन सा वाला कम मीठा है और कौन सा वाला ज़्यादा मीठा है। तो आप मुझे टेस्ट करके नहीं बता सकते ना, चख के नहीं बता सकते कौन सा वाला कम मीठा है, कौन सा वाला ज़्यादा मीठा है, क्योंकि एक बार आपने चखा तो फिर आप कुछ और चखने काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करना पड़ता है, ताकि हम दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस को एक दूसरे से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, विदाउट टेस्टिंग देम, विदाउट टचिंग देम। हम केवल सॉल्यूशन की बॉटल के ऊपर एक नंबर लगा दें और ये देख के सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस सॉल्यूशन के अंदर इतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट पड़ा होता है उसे हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अमाउंट यहां पर या तो मोल में देखा जाता है, या वॉल्यूम में देखा जाता है, या वेट में देखा जाता है।
मोल में जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेते हैं तो मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन आते हैं, ये मोल बेस्ड टर्म्स होते हैं। यहां पर सोल्यूट का अमाउंट मोल्स में होता है। जब हम परसेंटेज में बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन का जो अमाउंट होता है वो 100 ग्राम या 100 ml होता है, तब परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है। और ये कुछ मिसलेनियस क्वांटिटीज हैं, जैसे नॉर्मेलिटी हो गया, पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया, जिसमें से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आपके सिलेबस में नहीं रहा, ठीक है ना। और नॉर्मेलिटी की बात हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी बात मैं आपसे कर लेता हूँ। हालांकि सबकी डेफिनेशंस आप लोग जानते हैं, सारी ही कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है, बट एक क्विक रिवीजन, एक क्विक समअप हो जाए। जैसे मोलारिटी की बात करूं तो मोलारिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल पड़े होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल पड़े होते हैं उसे हम लोग सॉल्यूशन की मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसके अंदर सीसी सॉल्यूट के 2 मोल पड़े हैं, तो मैं कहूँगा ये सॉल्यूशन जो है ये 2 मोलर है, 2 मोलर है। इसकी जो मोलारिटी है वो 2 है। कितनी है? 2 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 इंटू लीटर बन गया ml, तो ये फॉर्मूला ml में चेंज हो गया। अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे रखा है तो आप ml में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सिंबल इसका मोलारिटी होता है m, यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलर, मोल पर लीटर और मोलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलालिटी। अब मोलालिटी के साथ दिक्कत क्या होती है? मोलालिटी के साथ दिक्कत ये होती है कि इसके नीचे आता है वॉल्यूम, और जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म के नीचे वॉल्यूम आता है, जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म के नीचे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म के नीचे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, जिस जिस के नीचे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से आप इसे वेरिएबल टेम्परेचर की सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। सपोज कीजिए एक सोल्यूशन आपने यहाँ बनाया, अपने घर पे बनाया, इस समय टेम्परेचर वहाँ पर 20 डिग्री है, और मैं आपसे कहूँ कि वही सोल्यूशन आपको लद्दाख में ले जाके यूज़ करना है, तो जब तक आप लद्दाख पहुँचेंगे तब तक ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस उसकी मोलारिटी जो है वो उतनी नहीं रहेगी जितनी आपने बनाई थी। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होने की वजह से मोलारिटी आपके लिए यूजलेस हो गई। इसलिए लोगों ने डिफाइन किया मोलालिटी, डिफाइन किया गया मोलालिटी। मोलालिटी एक ऐसी टर्म होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। इसकी डेफिनेशन होती है मोल ऑफ सोल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। इकलौती ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके अंदर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट आता है, ठीक है ना। द ओनली कंसंट्रेशन टर्म जिसके अंदर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट आता है। इसके अलावा किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट नहीं होता, केवल इसी में सॉल्वेंट होता है, और इसलिए बहुत बड़ी पनौती होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है, बहुत गलतियां करवाती है क्वेश्चन में। 1 किलो सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट मौजूद है उसे हम लोग सॉल्यूशन की मोलालिटी कहते हैं। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में 1 किलो सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट मौजूद है, तो मैं कह दूंगा सॉल्यूशन 5 मोलल है। क्या है? मोलल, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, केजी इंटू 1000 ग्राम बन गया, ये फॉर्मूला आ गया। सिंबल होता है स्मॉल एम, यूनिट होता है मोल पर केजी और मोलल, ठीक है। 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है 3 मोल सोल्यूशन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ऐसे यहां पर 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है 3 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। इस टर्म के न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में भी मास है, और मास जो होता है वो टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता, इसलिए एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। आप देख लीजिए गर्मियां जब बहुत होती हैं तो हम एकदम फैल के सोते हैं, सर्दियां होती है तो एकदम सिकुड़ के सोते हैं, क्योंकि हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकता है। गर्मियां होती हैं तो हम एकदम फैल के सोते हैं,
सर्दियाँ होती है सिकुड़ के सोते हैं, है ना, लेकिन मास तो चेंज नहीं होता ना हमारा, जितने भारी हम गर्मियों में हो उतने भारी सर्दियों में भी रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब हम जिम अगर नहीं जा रहे हैं तो बात चल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या चीज होती है भाई? जैसे आपके नीट में 4 सब्जेक्ट हैं, 720 मार्क्स का पेपर है। अब 720 मार्क्स के पेपर में 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, मतलब केमिस्ट्री का फ्रैक्शन कितना है? 1/4। हमने कैसे निकाला? केमिस्ट्री के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। ऐसे ही हम किसी भी चीज के लिए अगर उस चीज के मोल अपॉन टोटल मोल्स कर दें तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? कई चीजों का मिक्सचर होता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल किसके होंगे? एन सॉल्यूट और एन सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। ऐसे ही आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। तो काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट कितना हो गया? ये हो गया 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 मिल जाएगा। दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। मोल फ्रैक्शन का रेशो वही होता है जो मोल्स का रेशो होता है। काई सॉल्यूट अपॉन काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन का रेशो वही होता है जो मोल्स का रेशो होता है। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं इसमें। पहला है मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी में रिलेशन होता है काई बी अपॉन काई ए बराबर m इंटू एम ए बाई 1000, जहां पर m सॉल्यूशन की मोलालिटी है, B इज फॉर सॉल्यूट एंड A इज फॉर सॉल्वेंट। ये कन्वेंशन थ्रू आउट द चैप्टर फॉलो होती है। B हम सॉल्यूट को लेते हैं, A हम सॉल्वेंट को लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। टोटल 2 कंपोनेंट है, इसमें सॉल्वेंट पड़ा हुआ है जिसका नाम है A और सॉल्यूट पड़ा है जिसका नाम है B। ठीक है ना, सॉल्वेंट पड़ा है जिसका नाम है A, सॉल्यूट पड़ा है जिसका नाम है B। सॉल्वेंट अगर पानी है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 हो जाएगा। 18 यहां पर रख देंगे तो मोलालिटी अपॉन 55.5 ये आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के लिए। एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो अगर कभी पर एक्वस सॉल्यूशन हो और आपको मोलालिटी दी हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो या मोल फ्रैक्शन दी हो, मोलालिटी निकालनी हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है मोलालिटी वर्सेस मोलालिटी और मोलारिटी का। मोलालिटी और मोलारिटी का बहुत काम का रिलेशन है ये। रिलेशन क्या होता है? क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, बड़ा काम का रिलेशन होता है ये। स्मॉल m बराबर 1000 कैपिटल M 1000 रो माइनस कैपिटल M MB। ठीक है ना, यहां पर स्मॉल m क्या हो गया? स्मॉल m हो गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M क्या हो गया? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। MB क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, रो क्या हो गया? रो हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ठीक है,
अगर रो 1 ग्राम पर एम से छोटा या उसके बराबर है तो ऐसे केस में मोलालिटी जो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मोलारिटी से बड़ी होती है। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मोलारिटी से बड़ी होती है। ठीक है, और अगर रो 1 ग्राम पर एम से बड़ा है तो जो डेंस वो होती है वो मोलालिटी जो होती है वो मोलारिटी से छोटी होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, केवल 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर आप एक ही सोल्यूट के 2 सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक 1 मोलर और एक 1 मोलर, तो 1 मोलर वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 1 मोलर वाला कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार ये पेपर में सीधे सीधे एज अ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज बेस्ड टर्म्स की अगर बात करें, अभी तक आपने जितने भी टर्म्स किए हैं उनके अंदर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो 1 लीटर लिया है, सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम लिया है। अब 1 लीटर और 1 किलोग्राम बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कई बार क्या होता है, हमें सॉल्यूशन 100 ml का यूज करना होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिरप्स की जो शीशियां आती हैं वो 100 ml की आती हैं, है ना। सिरप्स की जो शीशियां आती हैं वो 100 ml की आती हैं, तो वहां पर हम लोगों को मोलारिटी से ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए हो जाती है मोलारिटी से इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है परसेंटेज बेस्ड टर्म्स। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड टर्म्स क्या होती है, जब आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो 100 ml होता है या सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला आता है इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे हम लोग उसकी मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे उसकी मास परसेंटेज कहते हैं। जैसे ए बी से क्या मिलेगा आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए एक सॉल्यूशन ए बी है जिसमें सॉल्वेंट का मास डब्ल्यू ए है, सॉल्यूट का मास डब्ल्यू बी है, तो परसेंटेज क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यही तो हुआ, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अगर कोई सॉल्यूशन मान लीजिए 25% वेट बाय वेट है, तो इसका क्या मतलब है, 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा ही हुआ है, जबरदस्ती लिखा। अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट तो लिक्विड है क्योंकि आप चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों लिक्विड होते हैं तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि भैया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज कर लो। 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट घुला हुआ है, 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मान लीजिए ये सॉल्यूट है VB, ये सॉल्वेंट है VA। वैसे तो ये दोनों मिक्स हो गए होंगे लेकिन मैंने अलग अलग दिखाया ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो V टोटल क्या होगा, V टोटल होगा VA प्लस VB, है ना, V टोटल होगा VA प्लस VB। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ठीक है, ये होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है
100 ml सोल्यूशन में जितना वेट ऑफ सोल्यूट घुला हुआ है। 25% वेट बाई वेट का मतलब है 100 ml सोल्यूशन में 25 ग्राम सोल्यूट घुला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर वो आपको केवल वैल्यू देके छोड़ दे और वो ये ना बताए कि कौन सी परसेंटेज पूछ रहा है, किस टाइप की परसेंटेज वो आपसे पूछ रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में उसने मोलालिटी पूछी है, मोलालिटी, मोललता, तब तो आप उस परसेंटेज को परसेंटेज वेट बाय वेट लेंगे। जैसे वो कहते हैं 40% यूरिया सोल्यूशन की मोलालिटी निकालो, तो मोलालिटी निकालनी है तो 40% को आप 40% वेट बाय वेट मानेंगे, है ना। 40% वेट बाय वेट मानेंगे। इसके अलावा कुछ भी पूछा हो, इसके अलावा एनीथिंग इज आस्क्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछा हो आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानेंगे, ऑल अदर केसेस। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, जो कि ये होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है ना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। एक तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। दूसरा रिलेशन इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी का। परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। कैपिटल एम बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत काम का रिलेशन है ये, है ना। अब दो रिलेशन आपको बता दिए, तो एक फ्री में देता हूं आपको रिलेशन, बोनस रिलेशनशिप, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी, है ना। दो के साथ एक फ्री। ऊपर वाला देखिए, वेट बाय वेट इनटू रो की जगह परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं, तो कैपिटल एम बराबर आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये लीजिए, ये तीसरा रिलेशन आ गया, जहां पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये मोलारिटी है। ठीक है, ये तीन रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, काम के रिलेशंस हैं तीनों के तीनों। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम यूज करते हैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे अगर हम आपके मस्तिष्क में बुद्धि निकालनी हो तो हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमें वो प्यार निकालना हो जो वो आपसे करती थी, तो हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जैसे एयर में पॉल्यूटेंट्स निकालने हो, ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन निकालनी हो, पानी की हार्डनेस निकालनी हो, तो ये सब पीपीएम में निकाली जाती हैं। पहले ये सब निकालना भी आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब सबको हटा दिया गया है। 10⁻6 ग्राम, 10⁻6 का मतलब होता है 1 मिलियन, तो 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पीपीएम। तो पीपीएम होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीपीएम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्योंकि जब सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट होगा, जब सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट होगा तो इतने डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इतने डाइल्यूट सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी ना। सॉल्वेंट के वेट के साथ में सॉल्यूशन का वेट बहुत कम होगा, तो आप सॉल्वेंट के वेट को ही सॉल्यूशन का वेट मान सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶, ठीक है ना। और इसमें कई बार क्वेश्चन वाटर के सैंपल के आते हैं कि फलाना वाटर का सैंपल मिला, उसकी हार्डनेस निकाली है और उसमें आपको वॉल्यूम दिया होता है, और बच्चे वॉल्यूम देके घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, वॉल्यूम कैसे आ गया, वॉल्यूम तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, फॉर वाटर वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, है ना। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। इसलिए पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होने की वजह से जो वॉल्यूम आपको दिया होता है वही पानी का क्या होता है, वही पानी का मास भी होता है, ठीक है, वही पानी का मास भी होता है, ठीक। चलिए, तो कहीं पर भी आपको अगर वॉल्यूम दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसी को सीधे मास की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनके नीचे वॉल्यूम आएगा वो सारी की सारी टर्म्स जो होंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, जिनके नीचे वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सर ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में तो ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नहीं, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रेशो में चेंज हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रेशो में चेंज हो टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसलिए ये दिखने के बावजूद भी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जैसी लगने के बावजूद भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर एक बहुत छोटी सी चीज इसके अंदर आती है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन होता है सॉल्वेंट को ऐड करना। जब आप सॉल्वेंट को ऐड करोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटेगी। याद रखिएगा, डाइल्यूशन में कभी भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया जाता है, हमेशा सॉल्वेंट ऐड किया जाता है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, आपने इसमें सॉल्वेंट ऐड करके वॉल्यूम v2 कर दिया, तो बट ऑब्वियस है कि जो मोलारिटी है वो भी बदलेगी। क्या नहीं बदलेगा? n सॉल्यूट नहीं बदलेगा, सॉल्यूट के मोल नहीं बदलेंगे। मोलारिटी पहली वाली n सॉल्यूट अपॉन v1, पहली बार मोल के सॉल्यूट आ गए, m सॉल्यूट के मोल आ गए m1 इंटू v1। दूसरी बार निकाला, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए m2 इंटू v2। सिंस यू हैव नॉट एडेड एनी एक्स्ट्रा सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट पहले अंदर था उतना ही सॉल्यूट अब भी अंदर है, तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट बराबर है m1 v1 बराबर m2 v2। इसे डाइल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इसके ऊपर किए होंगे। इस इक्वेशन को हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात खत्म होती है कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म से रिगार्डेड जितनी भी चीजें थी वो आपके सामने मैंने शॉर्ट में समराइज कर दी। फिर लिक्विड सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है उस प्रॉपर्टी का नाम है वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वो है वेपर प्रेशर। तो वो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, ठीक है ना। आइए वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जब लिक्विड और वेपर के अंदर इक्विलिब्रियम आता है, एवापोरेशन कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम, तब जो प्रेशर वेपर के मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल पे लगाते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या मतलब है? देखिए, लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते, है ना। क्योंकि इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते, तो जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनसे टकराते हैं, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं, तो इस कंटिन्यूअस रैंडम मोशन की वजह से जब इनमें कोलिजन्स होते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं और ऊपर चले जाते हैं वेपर फेज में। वेपर फेज में क्लोज वेसल में स्पेस लिमिटेड होता है। जब वेपर के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज कर देते हैं और लूज करके कंडेंस कर लेते हैं, लिक्विड बना लेते हैं, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इसे हम लोग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा होता है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा होता है। जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल अगर नीचे आएंगे तो यहां पर वेपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम जब आया उस समय वेपर में 100 मॉलिक्यूल थे, अब उसके बाद 20 मॉलिक्यूल अगर ऊपर जा रहे हैं तो 20 ही नीचे आ रहे हैं, 20 ऊपर जा रहे हैं 20 नीचे आ रहे हैं, 20 ऊपर जा रहे हैं 20 नीचे आ रहे हैं, ऊपर 100 मॉलिक्यूल फिक्स हो गए। ये 100 वेपर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेसल की वॉल्स पे और लिक्विड के सरफेस पे,
ये जो प्रेशर लगाएंगे, जो फोर्स लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पर या वेसल की वॉल्स पर, इस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर बेसिकली एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अगर मान लीजिए एक लिक्विड है और उसके अंदर वेपर है, क्लोज वेसल में आप उसे रख दें तो आपको वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा। पहली बात तो वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज वेसल में ऑब्जर्व होता है। दूसरी बात, क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम फिनोमेनन है, इसलिए किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता, बर्तन के साइज पर डिपेंड नहीं करता, बर्तन के शेप पे डिपेंड नहीं करता, लिक्विड की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, केवल ये होल के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लीजिए एक बर्तन है, एक में लिक्विड भरा हुआ है, दूसरा बर्तन है उसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड है, सेम टेम्परेचर पे रखा है। इसमें तुमने ऊपर एक कांच की प्लेट ढक दी, उसमें छेद कर दिया, छेद कर दिया। अब तुम कहो सर इनके वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, इसका P1 है इसका P2 है, तो दोनों बराबर होंगे। क्यों सर, यहाँ तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अरे भाई जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वेपर ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा वेपर बनेगी कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ इवेपोरेशन कम होगा, कंडेंसेशन भी कम होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। हमें तो इक्विलिब्रियम से मतलब है, हमें किस बात से मतलब है, हमें इक्विलिब्रियम से मतलब है। ठीक है ना। तो बर्तन के साइज पर, शेप पर, आकार पर, लिक्विड की क्वांटिटी पर, इन समय से किसी भी चीज पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? एक तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। जैसे एसीटोन है, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। इसमें लग रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल से ज़्यादा स्ट्रांग है और वैन डर वाल फोर्स सबसे वीक है। तो वैन डर वाल फोर्स सबसे वीक है तो इसके मॉलिक्यूल जल्दी फ्री होंगे, वेपर में जल्दी पास होंगे। पानी के मॉलिक्यूल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने हुए हैं और स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने हुए हैं तो वेपर में जाएंगे ही नहीं, इसलिए पानी की वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, एसीटोन का सबसे ज़्यादा होगा। इसे हम लोग साइंटिफिकल टर्म में बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म से बोलते हैं कि एसीटोन विल बी मोल वोलेटाइल, वाटर विल बी लेस वोलेटाइल, वाटर विल बी लेस वोलेटाइल। ठीक है। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है और जितना कम होता है वो उतना ही कम वोलेटाइल होता है। दूसरा होता है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे, ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे तो कोलिजन ज़्यादा होंगे और ज़्यादा कोलिजन होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। रिलेशन होता है क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, log P2 by P1 is equal to delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। इसका एक भाई था वेंट ऑफ इक्वेशन जिसकी मुलाकात हमसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हुई थी। ठीक है। इसे बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है ये? एक मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ये एक एंडोथर्मिक क्वांटिटी होती है, इसलिए हीट ऑफ वेपराइजेशन पॉजिटिव होती है। ठीक है। अगर आप T2 माइनस T1 पॉजिटिव कर दो, यानी अगर T2 T1 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड पूरी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा और P2 को P1 से बड़ा होना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इस तरह से बढ़ता है, लॉगरिथमिकली बढ़ता है। ठीक है। ये हुई बात वेपर प्रेशर की। नाउ अभी तक हमने जो आपसे बात करी वो बात करी हमने आपसे किसकी? हमने आपसे बात करी प्योर लिक्विड की। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम प्योर लिक्विड तो है नहीं, हमारे चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि हमें जो डील करना है हमें लिक्विड सॉल्यूशन से डील करना है, हमें प्योर लिक्विड से डील नहीं करना, हमें सॉल्यूशन से डील करना है। और सॉल्यूशन के केस में हम जो लॉ पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ आपको ये बताता है किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है। राउल्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, सपोज कीजिए आपके पास पानी है, ठीक है ना। सपोज कीजिए आपके पास पानी है, ये शुद्ध पानी है, ठीक है ना। अब इस शुद्ध पानी के यूनिट सरफेस एरिया से, इस यूनिट सरफेस एरिया से 100 मॉलिक्यूल पानी के वेपर में जा रहे थे,
100 मॉलिक्यूल पानी के वेपर में जा रहे थे। अब तुमने इसमें कोई और लिक्विड मिलाया, लेट अस से तुमने एक लिक्विड इसमें बी मिलाया जो इसमें घुल गया, क्योंकि मिक्सचर होमोजेनस है तो बी के मॉलिक्यूल यहां पर भी पहुंचेंगे। अब इसकी जो औकात है वो है तो 100 मॉलिक्यूल की, लेकिन अब ये 100 मॉलिक्यूल केवल पानी के नहीं हो सकते। ये 100 मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल पानी के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल बी के होंगे। जैसे जैसे तुम इसमें बी की मात्रा बढ़ाते जाओगे, पानी में बी की मात्रा बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इसमें बी के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, यानी टोटल वेपर प्रेशर में बी का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, है ना भाई। मान लो तुमने पहले क्या किया, सपोज करो ये शुद्ध पानी था, इसमें से 100 मॉलिक्यूल इस सरफेस एरिया में से वेपर में जा रहे थे, तो इसका वेपर प्रेशर था शुद्ध ए का वेपर प्रेशर P0 ए। अब इसमें तुमने लिक्विड बी मिलाया, 90 ए 10 बी, थोड़ा बी और मिलाया, 80 ए 20 बी, थोड़ा बी और मिलाया, 60 ए 40 बी। जैसे जैसे तुम इसमें बी मिलाते जाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन बी का बढ़ता जाएगा। यही राउल्ट लॉ कहता है कि जब भी कभी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो दो लिक्विड्स के मिक्सचर में किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप उसमें लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और क्योंकि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों वोलेटाइल हैं, इसलिए जो वेपर प्रेशर टोटल होगा वो दोनों का सम होगा, PS बराबर PA प्लस PB। यहां पर आप इसको लिख सकते हो P0 ए का ये प्लस P0 बी का बी। ये राउल्ट लॉ हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया राउल्ट लॉ, ठीक है। अब इस राउल्ट लॉ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी अल्टरनेट फॉर्म समझ लीजिए कि इसकी अल्टरनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। PS बराबर P0 ए का ये प्लस P0 बी का बी। इसको लिख सकता हूं मैं P0 ए 1 माइनस का ये प्लस P0 बी का बी। ये बन जाएगा P0 ए प्लस P0 बी माइनस P0 ए का बी। PS बराबर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PS बराबर P0 ए का ये प्लस P0 बी 1 माइनस का ये P0 ए का ये माइनस P0 बी का ये। यहां से PS कितना आ गया, P0 बी प्लस P0 बी माइनस P0 ए का ये लीजिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये y बराबर है ना, ये जो दोनों ग्राफ हैं ये लीनियर है। ये y बराबर C प्लस MX फॉर्म के ग्राफ्स हैं। पहले वाले ग्राफ के लिए स्लोप कितनी होगी, P0 बी माइनस P0 ए। दूसरे वाले ग्राफ की स्लोप कितनी होगी, P0 ए माइनस P0 बी। अब ये स्लोप है नेगेटिव, ये स्लोप है पॉजिटिव। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, इस पूरे चैप्टर में हम ये मान के चलते हैं कि जो P0 ए है वो P0 बी से ज्यादा है,
क्योंकि दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं हो सकता सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि दो लिक्विड्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कभी सेम नहीं हो सकते, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कभी सेम नहीं हो सकते तो दोनों का वेपर प्रेशर भी कभी सेम नहीं हो सकता, है ना। तो लेट पी नॉट ए इज मोर देन पी नॉट बी, तो अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से ज़्यादा है तो जहां पर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी लिखा है वो ग्राफ तो पॉजिटिव स्लोप का है। अब देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं और मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और इधर मैं ले लेता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इस वाले ग्राफ को देखिए, जब काई ये 0 होगा है? यहां पर पी नॉट भी होगा, सॉरी, और ये देखिए, अब देखिए ये लाइन क्यों खींची दूसरी वाली, इस दूसरी वाली लाइन का क्या मतलब है, यहां पर काई ये 1 है, यहां पर काई ये कितना है 0, तो यहां पर काई भी कितना होगा 1 और यहां पर काई भी कितना होगा 0। तो काई ये अगर इधर से इधर जा रहा है, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो बी का मोल फ्रैक्शन राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है। अब पहला वाला इक्वेशन देखिए, इसमें काई बी को 0 पुट कर दीजिए, काई बी 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब काई बी 0 होगा तो पी एस किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के, पी नॉट ए के। अब काई बी को 1 पुट कर दीजिए, दो एक्सट्रीम्स हैं, 1 पुट कीजिए, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पी नॉट बी के, तो ये हो गया पी नॉट बी के बराबर। ये इसको और आसान तरीके से समझते हैं, चलिए मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ आपको, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता क्योंकि शायद आपने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा हुआ होगा। चलिए इसको और आसान तरीके से लेते हैं, है ना। ये दोनों अल्टरनेट फॉर्म्स तो समझ में आ गई होंगी आपको, ये अल्टरनेट फॉर्म्स आपसे सीधे पेपर में क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए आप इन्हें याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों स्ट्रेट लीनियर फॉर्म्स हैं तो इनको याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ का ग्राफ कैसे बनाते हैं, राउल्ट लॉ बेसिकली क्या होता है, राउल्ट लॉ होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, इन दोनों का ग्राफ बनाना है मिला के, इन दोनों का ग्राफ बनाना है मिला के। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले बनाऊंगा पी नॉट ए काई ए, जब काई ए 0 होगा तो पी ए 0 होगा, जब काई ए 1 होगा तो पी ए पी नॉट ए के बराबर होगा। ये ग्राफ हो गया पी ए का। अब जहां पर काई ए 0 है वहां पर काई बी 1 होगा, क्योंकि काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। और जहां पर काई बी 0 है वहां पर काई ए 1 होगा, तो जब काई बी 0 होगा तो पी बी 0 होगा, जब काई बी 1 होगा तो ये पी नॉट बी होगा। ये ग्राफ इसका आ गया। अब मुझे इन दोनों ग्राफों को करना है जोड़ूंगा इन्हें, जोड़ दीजिए, इस लाल लाइन से जुड़ जाएंगे। मैं यही ग्राफ आपको सीधे बना के दिखा रहा था, ये सीधे यहां से भी आ जाएगा, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सीधे यहां से भी आ जाएगा, जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। देखिए मैं चाहे तो आपको बना के दिखा देता हूं, ये सीधा ग्राफ यहां से भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, आप मान लीजिए पी एस वर्सेस काई ए प्लॉट कर लीजिए, पी एस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लॉट कर लीजिए। ज्यादा दिमाग अपन लगाते नहीं है, पी एस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लॉट करते हैं। चलिए, एक जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होगा और एक जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा।
जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होगा वहां पर पीएस कितना होगा, पी नॉट बी। और जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा, इसको 1 पुट कीजिए, पी नॉट बी से पी नॉट बी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पी नॉट ए, यानी कि प्योर ए। पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, ये लीजिए मिला दीजिए, आपको सीधे सोल्यूशन की लाइन मिल गई, ये लीजिए आपको सीधे किसकी लाइन मिल गई, सॉल्यूशन की लाइन मिल गई। ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं डायरेक्ट, और इसके बाद आप अगर इन्हें मिला दें तो ये आपका ग्राफ बन गया। दूसरी वाली इक्वेशन से बनाते तो भी ऐसे ही बनता, उसमें पहले ये वाला पॉइंट मार्क होता, फिर ये वाला पॉइंट मार्क होता, फिर नेगेटिव स्लोप से जाते। लाइन सेम है, बस देखने का तरीका बदल गया। जब यहां से देख रहे हैं तो ये लाइन देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, जब इस इक्वेशन से बना रहे हैं तो इधर से चल रहे हैं, बात खत्म। तो ये ग्राफ आ गया आपका, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर। अब आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट क्या होता है, इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी वेपर प्रेशर नहीं है सॉल्यूट के अंदर। तो पी नॉट भी कितना हो गया, 0। तो पी एस बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए। पी एस बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए का ही है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर में कौन जाएगा, सॉल्वेंट ही तो जाएगा। वेपर में कौन जाएगा, सॉल्वेंट ही तो जाएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर काई बी, ठीक है। इसको कहते हैं आर एल वी पी। पी नॉट क्या हुआ, पी नॉट हुआ टोटल प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हुआ, कमी रिलेटिव टू इनिशियल वैल्यू, इसे बोलते हैं आर एल वी पी। और आर एल वी पी को खोल के लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। और दोनों इक्वेशन यूज होती हैं ये, डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। इसमें हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो सॉल्यूट है वो बहुत बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, ओके। डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लिया, मतलब ठीक है ना। बेसिकली हम लोगों ने क्या मान लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल किए होंगे दोनों के ऊपर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, लेकिन दोनों का यूज होता है। कई बार आंसर इससे आता है, कई बार आंसर इससे आता है, कई बार क्या होता है हल्का सा अंतर होता है हालांकि दोनों के आंसरों में, लेकिन दोनों इक्वेशंस हमको आनी चाहिए, है ना। दोनों इक्वेशंस हमको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, अब जो लिक्विड सॉलिड मिक्सचर होता है, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर होता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज को इस बात से मतलब होता है कितना सॉल्यूट पड़ा है, इन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि क्या सॉल्यूट पड़ा है, ठीक है ना। क्या सॉल्यूट पड़ा है, सॉल्यूट का नेचर क्या है, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें केवल इस बात से मतलब होता है कि सॉल्यूट कितना पड़ा है, एक बात। दूसरी बात, ये आपको लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स में मिलती हैं, केवल लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स में मिलती हैं। मतलब सेकंड वाला केस, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई। ये जो आरएलवीपी है ये मदर प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से ये तीनों प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं, ठीक। कोई भी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब होती है जब वो एनबी बाई एनए के प्रोपोर्शनल होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्यूशन इसमें डाइल्यूट माना जाता है और सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए, ये 3 शर्तें होती हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको प्रूव करना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो आप उसे एनबी बाई एनए के प्रोपोर्शनल प्रूव कर दीजिए, या फिर आप उसे प्रूव कर दीजिए और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव कर दीजिए, तो आप ये मान जाएंगे, हम ये मान जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
RLVP की बात तो हम लोगों ने कर ही ली, अब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमें पता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो बढ़ते 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 एक जगह पर ये P एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। जहां ये P एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल दूंगा। ये कहानी होती है। अब आप जानते हैं कि अब जब सॉल्यूशन आपने बनाया तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS बराबर P नॉट एक आई है। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P नॉट एक आई है। सिंस काइए इज ऑलवेज लेस देन 1, काइए अगर इक्वल टू 1 हो गया मतलब ये प्योर ए है, सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन है तो काइए हमेशा क्या होगा? लेस देन 1, तो PS हमेशा क्या होगा? लेस देन P नॉट ए। तो भाई साहब अगर ये PS हमेशा लेस देन P नॉट ए है, यानी सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे ही रहेगा हमेशा। अब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कीजिए, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, आप देखेंगे एक जगह पर जाके ये P एटमॉस्फेयर को टच कर जाएगा। जहां इसने P एटमॉस्फेयर को टच कर लिया वो ज्यादा है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पीला वाला प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है, होगा ही ऑब्वियसली। जब इसने शुरुआत नीचे से करी है तो इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना। दो बच्चे हैं, एक के नीट में 500 मार्क्स है, एक के 300 मार्क्स है, दोनों कट ऑफ क्लियर करनी है। 500 वाले से ज्यादा मेहनत 300 वाले को करनी पड़ेगी ना। जब ये कट ऑफ क्लियर कर चुका था तब देखिए यहां पर था, तो ये वो एक्स्ट्रा मेहनत है जो इसने करी है। तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा जिसमें एक सॉलिड सॉल्यूट पड़ा होगा, वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB बराबर होता है TB नॉट प्लस डेल्टा TB। इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB बराबर KBM। डेल्टा TB बराबर KBM, जहां पर KB को बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या मतलब होता है इसका? अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 मोलल ले लूं तो डेल्टा TB बराबर KB हो गया, यानी 1 मोलल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होगा उसे हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, और एबिलियोस्कोपिक इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टडी ऑफ हाई टेम्परेचर्स, एबिलियोस्कोपी होता है स्टडी ऑफ हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, KB सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है, हर एक सॉल्वेंट का KB अलग अलग होता है, जिसकी वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाती है, RTB नॉट स्क्वायर M अपॉन 1000 डेल्टा HVEP। डेल्टा HVEP एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है, M होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TB नॉट है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, R है गैस कांस्टेंट। पानी का KB आपको याद रखना है 0.52 केल्विन पर मोलल या केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये आप पानी का KB होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेल्टा TB बराबर KBM, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसा कि अपने को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है वेपर प्रेशर, तो घटाने पर क्या होगा? घटाने पर वेपर प्रेशर घटेगा, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड क्या होता है? वेपर बन के बॉयल होता है। घटाऊंगा तो लिक्विड सॉलिड बन के फ्रीज होगा, है ना। तो एक बढ़ाने वाला पढ़ लिया, अब एक घटाने वाला पढ़ लेते हैं। जहां पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, जहां पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे सॉलिड का वेपर प्रेशर ही नहीं होता। दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक तो सॉलिड होते हैं प्योर सॉलिड जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, है ना, जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, ये सब नॉन वोलेटाइल होते हैं। फिर दूसरे सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं लेकिन उनको ठंडा करके सॉलिड बनाते हैं। इनका वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड फेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है, 20 डिग्री सेल्सियस पर मैंने पानी लिया, -5 डिग्री पर आइस ली। इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। शुरुआत में इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो वेपर इसकी भी उठेगी, इसकी भी उठेगी, लेकिन इसकी वेपर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर इसके अंदर घुसेगी।
जैसे ही यहां पर वेपर घुसी, इसका वेट बढ़ना शुरू होगा, इसका वेट घटना शुरू होगा। मैंने इसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, इसका बढ़ाना शुरू कर दिया। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर दोनों का वेट कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों का वेट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब अब ना तो इसकी वेपर इसमें जा रही है ना इसकी वेपर इसमें जा रही है। इसका मतलब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया। वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। 20 डिग्री सेल्सियस का पानी है, -5 डिग्री सेल्सियस की आइस है। इसको ठंडा किया, इसका वेपर प्रेशर कम हुआ। इसको गर्म किया, इसका वेपर प्रेशर बढ़ा। यहां पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हुआ। ये हो गया पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैंने लिया सॉल्यूशन। जब मैंने सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन में क्या हुआ? सॉल्यूशन जब मैंने लिया तो सॉल्यूशन में ये हुआ कि भाई साहब सॉल्यूशन जो है वो, उसका वेपर प्रेशर शुरुआत में कम होगा। प्योर लिक्विड से तो कम ही होगा ना। ठीक है, तो प्योर लिक्विड से भाई साहब कम होगा। तो अब जब तुम इसे गर्म करोगे, जब इसको ठंडा करोगे, तो इसका वेपर प्रेशर फिर घटा। इधर आइस तुम्हारे पास बैठी हुई है, आइस बैठी, इसे गर्म करोगे, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा। डेफिनेशन क्या कहती है? जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसका? सॉल्यूशन का। सर यहां पर आइस ही क्यों लिया, सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया? भाई मैं पानी में चीनी घोलूं या केवल पानी को जमाऊं, जमेगा तो पानी ही, चीनी तो ऑलरेडी सॉलिड है। यानी सॉलिड फेज में तो हमेशा कौन मौजूद होगा? आइस ही तो मौजूद होगी। सॉलिड फेज में हमेशा कौन मौजूद होगा? आइस ही तो मौजूद होगी। यानी सॉलिड फेज हमेशा प्योर सॉल्वेंट की बनती है। तो इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि सॉलिड सॉल्यूट ओनली डिसॉल्व्स इन लिक्विड सॉल्यूट, पहली बात। एंड ओनली प्योर सॉल्वेंट सॉलिडिफाइज, ओनली प्योर सॉल्वेंट सॉलिडिफाइज। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन हैव इक्वल वेपर प्रेशर। ये किसकी काट रही है? सॉलिड सॉल्वेंट की काट रही है ना। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि जो पीएस है ये किसे काट रहा है? सॉलिड सॉल्वेंट को काट रहा है। ठीक है, ये हो गया जी डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट में लोरिंग हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट में लोरिंग हो गई। और जब फ्रीजिंग पॉइंट में लोरिंग हो गई तो ये लोरिंग क्या कहलाएगी? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। के एफ को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है, जस्ट लाइक के बी। आर टी एफ नॉट स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूज। एच फ्यूज होता है 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट दी जाती है, उस हीट को हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और ये हीट ऑफ फ्यूजन पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 1.86 केल्विन पर मोलल, ये पानी के लिए केएफ की वैल्यू है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब कभी प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, कहां से कहां की तरफ? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। और ये मूवमेंट अगर एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो इस फिनोमेनन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है जो अपने थ्रू सॉल्वेंट को तो पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देती। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है एनिमल स्किन, प्लांट हाइड। सिंथेटिक होती है सेलुलोज, एसीटेट, कॉपर, फेरोसाइनाइड। हमें पसीना आता है, पसीने में हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है लेकिन उस पानी से मिनरल्स बाहर नहीं निकलते, है ना। मिनरल्स बाहर नहीं निकलते। आपको कितना ही पसीना आए, आपको पसीने से भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जो बॉडी के मिनरल्स हैं वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि आपकी जो स्किन है दैट इज वर्किंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पानी में जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो अभी भी आपकी बॉडी में है, केवल पानी ही पानी बाहर निकला है। बात आई समझ में?
ध्यान दीजिए, देखिए प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ ले लिया मैंने एक बर्तन में प्योर सॉल्वेंट, एक थिसल फनल में मैंने सॉल्यूशन भर लिया, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, इसका वेपर प्रेशर पी एस है, पी नॉट पी एस से ज़्यादा है, पी नॉट पी एस से ज़्यादा है, तो पी नॉट ज़्यादा है पी एस कम है, तो लिक्विड क्या करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चढ़ेगा, चढ़ गया, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में चढ़ गया। यहाँ दो सॉल्यूशन है, C1 C2 से ज़्यादा है, C1 अगर C2 से ज़्यादा है मतलब इसमें सॉल्वेंट कम है, मतलब ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है, सॉल्वेंट कम है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, कम सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्वेंट मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, कम सॉल्वेंट इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है, ये मूवमेंट हो गया, इसे ऑस्मोसिस बोलूंगा। पर्पल वाला एरो आपको ऑस्मोसिस दिखा रहा है ड्यू टू वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं इसके ऊपर, इसका वेपर प्रेशर P1 है, अगर मैं इस पर बाहर से एक पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊं सच दैट कि ये P2 के बराबर हो जाए, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। इसका मतलब बाहर से वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, मैं इधर की तरफ प्रेशर लगाऊं P एक्सटर्नल जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर की, है ना, कि भैया जो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर आपने इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर मूवमेंट होता है, सॉलिड हो गया ये, इसे बोलूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घरों में आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होता है। यहां से गंदा पानी आता है, ऊपर से प्रेशर लगता है, साफ पानी एक कंटेनर में इकट्ठा होता जाता है, इसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है, किसी भी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं हम लोग किसी भी टेम्परेचर पे। भाई बेसिकली ये होता क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल वेपर में, जैसे गैस के मॉलिक्यूल वैक्यूम में करते हैं। तो जैसे हम गैस के ऊपर गैस का इक्वेशन लगा सकते हैं, ऐसे ही सॉल्यूट के ऊपर भी वैसा ही इक्वेशन लगा सकते हैं। गैसेस के ऊपर हम PV बराबर nRT लगा देते हैं, यहाँ पर हम पाई V बराबर nRT लगा सकते हैं, जहाँ पर पाई सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, या फिर N/V को मैं सोल्यूशन की मोलारिटी कह सकता हूँ, तो पाई बराबर CRT होता है। इसे वैन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1/12 ली जाती है इस इक्वेशन में, है ना, और मोल ऑफ सॉल्यूट है N, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, C मोलारिटी है, ठीक है। ये वैन ऑफ इक्वेशन होता है जिससे आप सॉल्यूशन की नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, सेम टेम्परेचर पे बराबर है, तो ऐसे केस में उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो दो सॉल्यूशन है उसमें से एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो ज़्यादा तब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होंगे। जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाला होगा उसे बोलूँगा मैं हाइपरटोनिक, जो कम कंसंट्रेटेड वाला होगा उसे मैं बोलूँगा हाइपोटोनिक, ठीक है। ओके, इसका यूज़ क्या है सर? इसका यूज़ ये है कि इसका क्या यूज़ है सर, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं इसे? क्यों आखिरकार हम लोग इसको यूज़ करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, है ना, यूज़ क्यों करना है इसको? मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसे बोलूँगा मैं हाइपोटोनिक, जिसकी ज़्यादा होगी उसे बोलूँगा हाइपरटोनिक। इसका यूज़ क्या है? इसका ये यूज़ है, मान लीजिए आपके पास 3 वेसल हैं, है ना, 3 वेसल हैं। अब इन वेसल्स में आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बैग डाल दिया। ये जो बैग है इसकी आउटर वॉल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ एक सॉल्यूशन भरा है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ भरा है इसकी C2 है, यहाँ भरा है C1 है, यहाँ भरा है C2 है,
यहाँ भरा है C1 है, यहाँ भरा है C2 है, ठीक है ना। मान लीजिए C1 ज़्यादा है, C2 कम है, मूवमेंट होता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। C2 कम है, लेस से मोर की तरफ होगा, यानी जो ऑस्मोसिस होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगा, ये श्रिंक कर जाएगी, इसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, सेल हमारी श्रिंक कर गई। मान लीजिए उल्टा केस है, C1 कम है, C2 ज़्यादा है, तो लेस से मोर की तरफ होगा ऑस्मोसिस, सारा सॉल्वेंट अंदर घुस जाएगा, सॉल्वेंट अंदर घुस जाएगा तो ये फूल जाएगा, जो छोलों के साथ होता है, छोलों के साथ होता है, राजमा के साथ होता है, इसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। जो छोलों के साथ होता है, राजमा के साथ होता है, इसे घटना को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और अगर मान लीजिए सॉल्यूशन C1 बराबर C2 है तो नो ऑस्मोसिस, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, हमारी नसों में जो खून बहता है उस खून में आरबीसीज होती हैं। अभी जो आरबीसी की सेल वॉल होती है एसपीएम की तरह काम करती है। हम जो इंजेक्शन इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं वो 0.91% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन में लगाते हैं NaCl के, जिसको हम लोग सेलाइन कहते हैं। सेलाइन ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, मतलब सेलाइन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो सपोज कीजिए नस में ब्लड बह रहा है, ये ब्लड में आरबीसी है, अब इधर से इंजेक्शन जा रहा है, तो इस एसपीएम के थ्रू ना तो इंजेक्शन आरबीसी में घुसता है, अगर घुस जाए तो ये फूल जाएगी, ना बाहर आता है इसमें से कोई भी सेल फ्लूइड, तो ये सिकुड़ती भी नहीं है, सेल्स इंटैक्ट रहते हैं। इसलिए इस फिनोमेनन का हम लोग आइसोटोनिसिटी का यूज मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा है। तो जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेलाइन में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब तक आपने जितने भी केसेस पढ़े उन सारे केसेस में आपने ये पढ़ा, अब तक आपने जितने भी केसेस पढ़े उन सारे केसेस में आपने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, उन सारे केसेस में आपने ये पढ़ा कि जो सॉल्यूट था उसके जो पार्टिकल्स थे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ही हैं जितने आपने डाले थे। लेकिन कई केसों में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है, कई केसों में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। जैसे अगर मान लीजिए सॉल्यूट पानी में डिसोसिएट कर रहा है, आपने NaCl का 1 मोल डाला, NaCl ने अंदर 2 मोल बना लिए, Na+Cl + Cl- 1 मोल। आप तो 1 मोल डाल के गए थे लेकिन अंदर आप सॉल्यूट के 2 मोल पड़े हैं, तो सॉल्यूशन जो प्रॉपर्टी दिखाएगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन की डबल दिखाएगा। आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो 1 मोल सॉल्यूट से करेंगे, है ना, लेकिन सॉल्यूशन जो भी वैल्यू दिखाएगा वो 2 मोल सॉल्यूट की दिखाएगा। ऐसे ही आपने मान लीजिए बेंजीन में एसिटिक एसिड डाला, आपने 2 मोल एसिटिक एसिड डाला, इसने डाइमर बना लिया, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 2 मोल के हिसाब से करेंगे, सॉल्यूशन आपको वैल्यू 1 मोल के हिसाब से दिखाएगा, यानी कि आप जो वैल्यूज निकालेंगे वो गलत आएंगी। दैट मीन्स ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बेकार हो गए, ये सारे फॉर्मूले अब आपके लिए क्या हो गए, यूजलेस हो गए। तो जब जब कभी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तब प्रॉपर्टीज को हम लोग अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में हम लोग एक फैक्टर यूज करते हैं जिसका नाम होता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सीपी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और इसको निकालने का डेफिनेशन होता है I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा, अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो। n होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें टूट रहा है कोई भी सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए NaCl है तो NaCl के लिए n होगा 2, क्योंकि NaCl 2 में टूटता है, एक Na+ और एक Cl-। और एसोसिएशन हो रहा है तो I 1 - अल्फा 1 - 1/n। डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व्ड पार्टिकल ज्यादा होंगे थ्योरेटिकल पार्टिकल से, इसलिए I 1 से बड़ा होगा, और एसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। देखिए 2 पार्टिकल्स ने मिलकर एक डाइमर बनाया ना, एक डाइमर। तो अब आप जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो फॉर्मूले आप यूज करेंगे I का IB डेल्टा TF बराबर I का IKFM IKBM और पाई बराबर ICRT।
तो ऐसे केस में हम लोग अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन अल्फा बराबर होता है 1। ऐसे केस में आई बराबर होता है n। आई बराबर क्या होता है, n। ऐसे ही फॉर कंप्लीट एसोसिएशन, एसोसिएशन अगर कंप्लीट हो रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना होती है, 1 होती है। आई बराबर होता है 1/n। 1/n में डाइमर बनेगा तो n को 2 रखूंगा, ट्राइमर बनेगा तो n को 3 रखूंगा, टेट्रामर बनेगा तो n को 4 रखूंगा। बट इन जनरल अगर मैं इन जनरल आपसे बात करूं तो डेल्टा टीबी बराबर, जैसे मैंने ले लिया आई के बी एम, तो आई बराबर हो गया डेल्टा टीबी अपॉन के बी एम। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एनसीईआरटी में बड़ी मजेदार टेबल दे रखी है। उन्होंने बोला है अगर 1 मोलर NaCl ले लो, 0.1 मोलर NaCl ले लो और 0.01 मोलर NaCl ले लो, और इसका I1 दे रखा है, इसका I2 दे रखा है, इसका I3 दे रखा है। वैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन अगर जब वो कंसंट्रेशन देगा तो आपको कंसंट्रेशन का रोल कंसीडर करना पड़ेगा। तो I3 I2 से बड़ा होता है और I2 I1 से बड़ा होता है। जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है वैसे वैसे, जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है वैसे वैसे उसका वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। वैसे वैसे उसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये एनसीईआरटी की टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन, है ना। ये टेबल बनी है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक। तो ये तो बात हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अभी तक हम लोग लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में डील कर रहे थे, अब वापस आ जाइए लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में। देखिए, जब भी कभी आप दो लिक्विड्स को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे दो लोगों की शादी हो रही हो। सॉल्यूट लड़की की तरह होता है जो शादी के बाद अपना घर छोड़ के सॉल्वेंट के घर में आता है ना। और शादी में होता क्या है, शादी में क्या होता है कि एक नया बॉन्ड बनता है लड़का और लड़की के बीच में, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी एक दूसरे के साथ नया बॉन्ड बनाते हैं। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, राउल्ट की दिक्कत क्या थी, राउल्ट ने बोला कि PS बराबर P0 एक आई है प्लस P0 भी का भी होता है। उन्होंने कहा वेपर प्रेशर केवल किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या केवल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या केवल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। वेपर प्रेशर क्वांटिटी के साथ इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इंटरेक्शन को राउल्ट बाबू ने पिक्चर में लिया ही नहीं। इसलिए फिर थोड़ी दिक्कतें क्रिएट हुई, है ना। क्या दिक्कतें क्रिएट हुई, मान लीजिए अंदर जाकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड, एक दूसरे के बॉन्ड वीक हो जाए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के बॉन्ड्स को वीक करें, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारी उम्मीद से ज्यादा हो जाएगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, इथेनॉल है, इथेनॉल ने अपने घर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे, साइक्लोहेक्सेन ने वैन डर वाल्स फोर्स लगा रखे, तुमने दोनों को मिलाया तो अब साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल एक दूसरे के पास पास आ गए। पास आने के चक्कर में इथेनॉल को अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़े और इसको अपने बॉन्ड तोड़ने पड़े, और कोई नया बॉन्ड बना नहीं। तो पहले से अब वीक हो गए बॉन्ड, वेपर में जाना आसान हो गया, वेपर प्रेशर हमारी उम्मीद से बढ़ गया, वेपर प्रेशर हमारी उम्मीद से बढ़ गया। AB का इंटरेक्शन AA और BB के इंटरेक्शन से कमजोर हो गया। जब बॉन्ड टूटे तो मॉलिक्यूल फैले, मॉलिक्यूल अगर फैले तो डेल्टा V मिक्सिंग मोर देन 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग मोर देन 0 होगा। इसका मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा। 100 ml मिलाओगे 100 ml B मिलेगा तो तुम्हें 200.1 ml या 200.2 ml सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो क्यों बढ़ जाएगा, बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। अब ऐसे दो लिक्विड जो मिलना चाहते ही नहीं है, तो क्या वो अपने आप मिल जाएंगे, नहीं, उन्हें मिलाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा H मिक्सिंग इज पॉजिटिव, है ना।
एंट्रोपी मिक्सिंग में हमेशा ही बढ़ती है थर्मोडायनेमिक्स में, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन तो बन ही रहा है, प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस ही। इसके एग्जांपल आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए कि भाई साहब ऐसा भयानक बॉन्ड बन जाए दोनों के बीच में कि वेपर में जाने को ही ना तैयार हो, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के केस में इनके बीच में नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये इसे नहीं जाने दे रहा, ये इसे नहीं जाने दे रहा, क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, वेपर में जाएगा कैसे। अब जब ये दोनों पास पास आएंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। 100 ml मिलाओगे तो 199 ml सोल्यूशन मिलेगा। वो जो 1 ml की श्रिंकेज आई वो क्यों आई, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास सर क्या है। अब जब ये आपस में मिलना चाहते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने एनर्जी निकलेगी, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। मिक्सिंग में एंट्रोपी बढ़ती है, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0। वेपर प्रेशर हमारी उम्मीद से कम आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन पहले से स्ट्रांग होगा, और जैसे इंटरेक्शन बढ़ते हैं वैसे ही वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं, है ना। और एक बात, अगर किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट एसिड है तो वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि एसिड पानी के अंदर जाके आयनाइज करता है, और आयंस जो होते हैं ये वोलेटाइल नहीं होते। इसलिए अगर ए और बी का बिल्कुल आइडियल सिनेरियो हो जाए, मतलब ए का फोर्स, बी का फोर्स और ए बी का फोर्स तीनों बिल्कुल बराबर हो जाएं, तो ये आइडियल सिनेरियो है। असलियत में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो लिक्विड्स के फोर्सेस कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। फिर भी अगर हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन हर एक टेम्परेचर पर और हर एक कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कोई नया बॉन्ड नहीं बना, दूरियां नहीं बढ़ी, इसीलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। एंट्रोपी में और चेंज जो होता है वो तो होता ही है। अब ऐसा करने के लिए हम लोग केमिकली सिमिलर चीज़ों को मिला सकते हैं, जैसे हेक्सेन हेप्टेन मिला दो, बेंजीन टॉल्विन मिला दो, ऑक्टेन नोनेन मिला दो। ये जो होते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन जैसा सॉल्यूशन बना लेते हैं, एग्जैक्टली आइडियल तो ये भी नहीं बना पाते। या फिर सेम ग्रुप के साइड ग्रुप वाले हो, जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिमिलर केमिकल नेचर के जो वो होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उन्हें अगर आप मिलाओगे तो वो आइडियल जैसा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं बना पाते, मुश्किल होता है, क्योंकि या तो बॉन्ड वीक होते हैं या बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ऐसा होता है, कोनों पर फर्क नहीं पड़ेगा कि कोनों पर पी नॉट है और पी नॉट भी, यानी कि प्योर लिक्विड्स हैं, और प्योर लिक्विड तो सोल्यूशन होते नहीं है, बीच में है सोल्यूशन। तो जब ए को बी में मिक्स किया तो ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि ए का भी बढ़ गया और बी का भी बढ़ गया, दोनों का ही बढ़ा ना। ए ने बी के बॉन्ड तोड़े, बी ने ए के बॉन्ड तोड़े, ए ने बी से बॉन्ड बना के बी का घटाया, बी ने ए से बॉन्ड बना के ए का घटाया, जब दोनों का घटा तो पूरे सॉल्यूशन का घटा। कोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोनों पर प्योर लिक्विड्स हैं, ये ग्राफ हो गए इनके। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है अजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट, ये भी देख लीजिए। अजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, अगर आप किसी मिक्सचर को अगर आप किसी लिक्विड को मिलाते हैं, दो लिक्विड्स को आपने मिलाया तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आप दोनों लिक्विड्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो लिक्विड्स को एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में मिलाने पर वो बिल्कुल एक यूनिट की तरह बॉईल होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस खत्म हो जाता है। मान लो आपने लिक्विड ए लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, बी लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, मिला दिया, अब उबालना शुरू किया, जिसका 50 होगा वो पहले उबलेगा, उसे आप दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लोगे, जिसका 70 होगा वो बाद में उबलेगा। लेकिन एक कंपोजिशन ऐसी आ सकती है भाई साहब कि ये 50 और 70 दोनों मिलके एक साथ एक ही टेम्परेचर पे उबलें, या तो 50 से कम पर उबलेंगे, या 50 से ज्यादा, या 70 से ज्यादा पर उबलेंगे, या तो कम वाले से भी कम हो जाएगा इनका वेपर प्रेशर, या ज्यादा वाले से भी ज्यादा हो जाएगा। पहली बात, केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही ये बनाते हैं, और क्योंकि नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं इसलिए अजियोट्रॉप भी दो तरह के होते हैं, है ना। अजियोट्रॉप भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप क्या होते हैं, देखिए, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप वो बनाते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये ग्राफ होता, इनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है,
जहां पर पीक आती है उसे हम अजियोट्रॉपिक कंपोजिशन कहते हैं। यह है अजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। थ्रू आउट नहीं बनेंगे, ये केवल एक ही कंपोजिशन पर बनेंगे कि इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर बनेंगे। अब देखिए ए और बी में वेपर प्रेशर किसका कम, किसका ज्यादा, पी नॉट ए का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम, ए का। ए और पीएस में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, पीएस का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम, सॉल्यूशन का। यानी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से जिसका कम था उससे भी कम, कम वाले से भी कम। इसे कहते हैं पॉजिटिव बॉइलिंग अजियो, इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अजियोट्रॉप इज लेस देन more volatile component of solution। ठीक है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। ठीक, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए 95.6% इथेनॉल और 4.4% वाटर, मास बाई मास। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। इसका 100 होता है, इसका 80, 80 वाले से भी कम 78.2। दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट, उसमें वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया। अब ए और बी में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, ए का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, बी का। जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ए और बी में किसका ज्यादा, बी का ज्यादा। सॉल्यूशन और बी में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, किसका कम, सॉल्यूशन का, मिक्सचर का। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वाले से भी ज्यादा, बी से भी ज्यादा। ए और बी में बॉइलिंग पॉइंट बी का ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ए और बी में किसका ज्यादा, बी का ज्यादा। और बी और मिक्सचर में मिक्सचर का ज्यादा। 68% वेट बाय वेट वॉल्यूम इथेनॉल, सॉरी HNO3 सॉल्यूशन इन पानी 120 डिग्री पर उबलता है ये। ठीक है ना, 120 डिग्री पर उबलता है ये। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल, हेनरी लॉ, है ना। लास्ट आर्टिकल है अपना हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ में आपने देखो लिक्विड लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड सॉलिड पढ़ लिया, लेकिन लिक्विड गैस, अगर आप गैस में लिक्विड को घोल, लिक्विड में गैस को घोल रहे हैं तो हेनरी लॉ लगता है। गैस में लिक्विड को, लिक्विड में गैस को घोलने पर राउल्ट लॉ काम नहीं करता। अगर लिक्विड सॉल्वेंट है और गैसियस सॉल्यूट है तो हम हमेशा हेनरी लॉ लगाते हैं। यहां पर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में नापा जाता है। हम जानते हैं किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत ऑब्वियस सा लॉ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ऑब्वियस सा लॉ है, कुछ भी नहीं है। इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, वो बता दूंगा अभी, ध्यान देना। भाई गैस है, गैस हमेशा पानी के ऊपर रहना चाहती है या किसी भी लिक्विड के ऊपर रहना चाहती है, घुलना नहीं चाहती। तुम जैसे जैसे प्रेशर लगाते जाओगे गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में अंदर जाते जाएंगे, और अंदर जाते जाएंगे तो डिसॉल्व होते जाएंगे। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, बस ये हेनरी लॉ कहता है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, बस यही हेनरी लॉ कहता है। यहाँ पर KH हेनरी कांस्टेंट होता है, P बराबर KHX इसका इक्वेशन होता है। KH एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग KH होता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसलिए गैसेस की सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक होती है, गैसेस ठंडे पानी में ज़्यादा अच्छी डिसॉल्व होती हैं। इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पीते हैं, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके नहीं पीते, क्योंकि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, गैस सारी बाहर निकल जाती है। हेनरी लॉ बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे नहीं लगता, क्योंकि गैस को बहुत ज्यादा दबा दोगे तो भी वो लिक्विड बन जाएगी,
बहुत ठंडा कर दोगे तो भी वो लिक्विड बन जाएगी और हेनरी लॉ राउल्ट लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे हेनरी लॉ नहीं लगता। उन गैसेस पर नहीं लगता जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे अमोनिया पर नहीं लगता, SO2 पर नहीं लगता, SO3 पर नहीं लगता। ठीक है, जो पानी से रिएक्ट करती हैं या पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं उन पर ये नहीं लगता। इस साल एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसका आया था, एक डाइवर्स डिजीज के ऊपर इसका क्वेश्चन आ चुका है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है डाइवर्स डिजीज, जिसकी वजह से जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर में हीलियम भरी जाती है ना, जिनके उनके सिलेंडर में हीलियम भरी जाती है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर नीट 2024 में। एक इस साल एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ होता है P बराबर KH काई गैस। अब P गैस बराबर KH, काई गैस को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस काई सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्वेंट और उसका मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 होगा उसका सम। तो P गैस बराबर KH माइनस KH काई सॉल्वेंट। तो P बराबर, अगर आप काई सॉल्वेंट का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये इस साल पूछा हुआ है जेईई मेंस में। और अगर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर और गैस के मोल फ्रैक्शन का बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। वो तो खैर ऐसा बनना भी चाहिए, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ये लीजिए। तो ये आपकी खत्म होती है जी समरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। समरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बहुत क्रिस्प तरीके से, केवल 1.5 घंटे के अंदर मैंने आपको पूरा लिक्विड सॉल्यूशन ढंग से थ्योरेटिकल पार्ट इसका रिवाइज करा दिया। इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग नीट ब्रीफर के लेक्चर में लाइव करेंगे, तो बहुत ही जल्दी नीट ब्रीफर सीरीज आने वाली है, तो उसके लेक्चर में जब हमारी मुलाकात होगी तो अब आपको करना क्या है, अब आपको केवल इस चैप्टर से थ्योरी देखनी है, थ्योरी का रिवीजन करके तैयार रहना है। जब भी आपको नीट ब्रीफर का शेड्यूल आएगा तो उस शेड्यूल में हमारे पास 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और हम केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, केवल और केवल हम लोग उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय।